सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारा लेसन 4 है इकोनॉमी और एग्रीकल्चर टॉपिक का। और टू दी पॉइंट हम मेंस की ये सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा इसमें प्यार और विश्वास दिख रहा है। तो ऐसे ही विश्वास बनाए रखना। हम पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट ऐसे ही पढ़ लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो। बहुत कम लोग लाइक करते हैं, इतना कहने के बावजूद भी शायद सुनते नहीं हो आप सही ढंग से। तो थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर करा करो ताकि मैं ऐसे लेसन लाने में मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो ये ऐसी है कि जैसे आजकल आपने देखा कि आजकल पूरा संसार डिजिटल हो गया है। तो कृषि सेक्टर भी इससे दूर नहीं है। कृषि सेक्टर के अंदर डिजिटल क्रांति या सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल होता है। आज कृषि का जितने भी आयाम है, किसी भी सेक्टर में हम देखें, जैसे कृषि उत्पादन हो गया, बीज हो गया, खाद, मार्केटिंग, सब किस पर डिपेंड है? सूचना प्रौद्योगिकी पर डिपेंड है। जो भी आप जानते हो, आजकल बहुत सारे ऐप लॉन्च हो गए हैं, सोशल मीडिया है, ये जितने भी सेक्टर है, ये कृषि को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा रहे हैं। तो यही आज का टॉपिक है और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। पहले भी एक क्वेश्चन आया है यहाँ से। किस टाइप का क्वेश्चन आया कि डिजिटल भारत कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? अब जैसे डिजिटल इंडिया मिशन था 2015 में, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो उसी को जोड़कर कृषि के साथ जोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया गया 2015 में। और अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसमें किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी की घोषणा होती है। आजकल हर एक सेक्टर में, जैसे हम बात करें कि डिजिटल क्रांति से जुड़ गए हैं, तो कृषि सेक्टर में भी नए-नए आयाम आते हैं। जैसे ई-नेम है कि आजकल ऑनलाइन, मतलब हम कृषि जो उत्पाद है उनको बेच सकते हैं ई मार्केट में, या ई-नेम आपने सुना होगा, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसके माध्यम से। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जोड़कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इसमें जो क्वेश्चन आएगा विशेषकर सरकार की जो योजना है या सरकार के जो सकारात्मक कदम है, उसको जोड़ के कृषि के साथ पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहना। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे ई प्रौद्योगिकी क्या है? तो ई प्रौद्योगिकी आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उपग्रह संचार है, मोबाइल, इंटरनेट, ऐप आदि के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार। ठीक है। ई कृषि क्या है? तो कृषि क्षेत्र में सूचना और संचार क्रांति का प्रयोग या इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब हम कृषि सेक्टर में करते हैं तो इसको बोलते हैं ई कृषि। इसका लाभ क्या है? ई प्रौद्योगिकी का कृषि में लाभ क्या है? तो लाभ तो आप गिना सकते हो, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, केस स्टडीज़ भी है, आपके पास डाटा इंडेक्स भी होने चाहिए। जैसे इसका लाभ क्या होता है कि समय पर जो प्रासंगिक सूचना है वो किसानों तक पहुँचाई जा सकती है। और इससे किसान क्या कर सकता है? बेहतर निर्णय ले सकता है। जैसे आप ये जानते हो, आजकल मौसम सूचना या बहुत सारे ऐप आए हैं, जैसे एक भुवन ऐप है, उसके माध्यम से ओलावृष्टि की सूचना दी जाती है। भुवन एक अलग से भी दूसरे सेक्टर में भी काम करता है, लेकिन एक कृषि में भी भुवन ऐप है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, आगे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। भुवन ओलावृष्टि उसका नाम दिया गया है। इसके अलावा जैसे किसान जो कॉल सेंटर है, उनकी बड़ी भूमिका होती है। किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान टोल फ्री नंबर पर सूचना प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या होता है? किसान बेहतर निर्णय ले सकता है। जैसे मैं किसान हूँ और हमारे क्षेत्र में कोई समस्या आई है फसलों को लेकर, जैसे अभी पशुओं को लेकर समस्या आई है कि जैसे अभी लंपी वायरस चल रहा है, तो ऐसा ही कुछ ना सकता है। तो जैसे मैं टोल फ्री जो नंबर है उन पे कॉल कर सकता हूँ, उसके बारे में जो भी उसके उपाय है, निदान है, समाधान, वहाँ से मैं जानकारी ले सकता हूँ। बहुत सारे ऐप है जो समय-समय पर ऐसी सूचना दे रहे हैं किसानों को कि कैसे पशुओं का संरक्षण करना चाहिए, कैसे पशुओं को बचाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। इसके अलावा फसल प्रबंधन, तो फसल प्रबंधन से जुड़ी हुई जितने भी उसके क्षेत्र होते हैं, जैसे फसल को बोने से पहले कैसे ज़मीन तैयार की जाती है, कैसे, मतलब जैसे कोई भी फसल बढ़िया तरीके से आपको करनी हो, तो आजकल सोशल मीडिया पे इसके डाटा है। जैसे यूट्यूब इस मामले में क्रांति लेकर आया है। मैं अपने आस-पास किसानों को देख रहा हूँ कि किसान कैसे यूट्यूब का उपयोग करके अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं कि उनको जैसे अच्छी फसलें उगानी है या नई-नई चीज़ें, ऑर्गेनिक फसलें उगानी है, तो यूट्यूब पे वो देख रहे हैं। जैसे जैविक कृषि कैसे की जाती है, केंचुआ पालन कैसे किया जाता है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सब आजकल यूट्यूब से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की भी ऐसी बहुत सारे पोर्टल है, जहाँ से किसान मतलब जागरूक हो सकता है, सूचना ले सकता है या ऐसे कोर्स देख सकता है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर में अच्छा इनपुट हो सकता है। तो ये अच्छे एग्जाम्पल आपके पास। इसके अलावा मौसम आपदा सूचना, ठीक है, और वित्त बीमा जन जागरूकता संबंधी, जैसे प्रधानमंत्री एक कृषि बीमा योजना है, उसकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा प्रसारित की जाती है, किसानों तक इसकी पहुँच बनती है। और बाजार विपणन की सूचना, आजकल ऐसे ऐप हो गए जिसके मदद से किसान जो भी एग्रीकल्चर है मार्केट में उसका क्या प्राइस है, सुबह-सुबह मतलब आराम से जानकारी लेता है। मैं देख रहा हूँ अपने परिवार में भी देखता हूँ, जैसे जो भी खेती करते हैं मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से सुबह-सुबह जो कृषि के जो फसलें हैं उनके उत्पादों के जो भाव होते हैं वो देखते हैं। और सरकारी योजनाओं की किसानों तक पहुँच कैसे बनेगी कि किसानों तक सूचना का प्रवाह हो आसानी से। पहले क्या होता था कि जो भी सूचनाएँ होती थी, वो केवल जैसे बड़े शहर है वहाँ तक पॉसिबल हो पाती थी। या मैं एक चीज़ देख रहा था कि जैसे आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो
हम जैसे खेतों में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं शहरों से, तो यहाँ तक सूचना बहुत कम आ पाती थी। या तो सरकार का कोई मतलब सिविल सेवक हो सकता है, जैसे ग्राम सेवक हो गया या मतलब पटवारी है या और भी जो अन्य कृषि से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो सूचना पहुँचाते थे। लेकिन उस वो कम आ पाती थी, सभी किसान उससे लाभान्वित नहीं हो पाते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हर एक मतलब किसान परिवार में पढ़े-लिखे लोग तो हैं, पढ़े-लिखे उनके बच्चे भी हैं, तो वो भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर से या सोशल मीडिया से, कहीं से भी सूचना प्राप्त करके ऐसी मतलब लाभ पहुँचा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे जो फार्म पॉन्ड की बात मैं एक बार मैं पहले भी कर रहा था कि फार्म पॉन्ड भी एक मतलब सरकार की एक अच्छी योजना है, लेकिन सभी किसानों को इसके बारे में पता नहीं होता कि कैसे इसका फॉर्म भरेंगे, कहाँ से इसको अप्लाई करना है, कितना इसमें पैसा मिलने वाला है, मतलब इनकी ऐसी जानकारी बहुत कम मिल पाती थी। लेकिन आज मतलब ऐसा हो गया है कि आसानी से मतलब सभी सूचनाएँ उपलब्ध है। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो जैसे फार्म पॉन्ड की स्कीम हालाँकि 2015 से पहले भी थी मतलब, लेकिन इसकी जानकारी मैं जैसे बता रहा था बहुत कम थी। लेकिन आज से 3-4 साल पहले मैंने ये सूचना कहीं से प्राप्त की और परिवार में से बताया और हमने फॉर्म अप्लाई किया। सब कुछ जितनी भी प्रक्रिया होती है ऑनलाइन की, एक मतलब कृषि का ऐप है जो राज कृषि एक ऐप है राजस्थान का, उसके थ्रू ही हमने अप्लाई किया था और पूरी प्रक्रिया घर पे बैठ के मतलब कहीं भी मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ा, मतलब शहर में नहीं जाना पड़ा, किसी ई-मित्र का सहारा नहीं लेना पड़ा। तो ये कितना आसान हो गया। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएँगे तो मैं ये अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है, ये मैं इसमें लिखूँगा कि कैसे हम आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आसानी से हम जितनी भी सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका लाभ ले पा रहे हैं, घर बैठे मतलब कहीं नहीं जाना पड़ा। कितना मतलब सरलीकरण कर दिया, कितना कृषि सेक्टर में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। तो ये ई-गवर्नेंस का टॉपिक हो गया। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल और होता है इसमें कि जैसे हम खेतों में रहते हैं तो यहाँ पे जैसे कभी कई बार ये होता है कि जो विद्युत है ऊर्जा जो हमें जो जिससे हम पंप सेट चलाते हैं या फुहारा सिंचाई करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि समय पर नहीं आ पाती है, उसमें कई कटौती चलती रहती है। तो आजकल ऐसा ऑनलाइन पोर्टल हो गया, जैसे राजस्थान का जो शिकायत पोर्टल है उस पे हम जब शिकायत करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर जो भी समस्या होती है उसका निवारण होता है। और जब तक समस्या का निवारण नहीं होता तब तक आपके पास कॉलिंग आती रहती है, आपसे पूछते रहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से पॉसिबल हुआ कि आज प्रत्येक व्यक्ति को एम्पावर कर दिया। कैसे मतलब हर एक सेक्टर में पारदर्शिता आ रही है। ये सब ई-गवर्नेंस के मुद्दे हैं। ये सब सूचना प्रौद्योगिकी का मामला है। तो इन चीज़ों को आप कृषि के साथ जोड़ के जब बताओगे तो आपका आंसर प्रैक्टिकल लगेगा। एकदम प्रैक्टिकल आंसर जब आप लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आपके आएँगे। आप ये चीज़ें प्रैक्टिकल वाले समझ रहे हो, इसी को आपको लिखना है। जैसे आगे क्या है, जैसे सरकारी योजनाओं का किसानों तक पहुँच, जैसे सरकारी किसानों के तक योजनाओं की पहुँच मैंने कितना अच्छा एग्जांपल जैसे अपना फार्म पॉइंट वाला दिया, ठीक है? इसको आप बता सकते हो। या कृषि व सहायक क्षेत्रों की सूचना मतलब केवल कृषि नहीं, इसके साथ बहुत सारे सेक्टर जुड़े हैं, मत्स्य पालन जुड़ा हुआ है, मधुमक्खी पालन है। आपकी और भी आजकल नई ऑर्गेनिक कृषि से लेकर हर एक सेक्टर की आप बात कर सकते हो इससे, ठीक है? और ई-गवर्नेंस का मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है, फसल चक्र प्रबंधन मतलब कैसे फसलों का हर एक सेक्टर में प्रबंधन करना है, शुरुआत से लेकर अंतिम तक। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नवाचार, बीज व कीटनाशक संबंधी जानकारी। तो ये आप बता सकते हो कि ई प्रौद्योगिकी से कैसे कृषि में लाभ हो सकता है? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि में कैसे लाभ हो सकता है? तो हर एक जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप थोड़े इसमें रिलेवेंट एग्जाम्पल भी लिख देना। हर एक जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे वित्त और बीमा की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना आप बता सकते हो। कैसे ऑनलाइन उसके अप्लाई कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल बता सकते हो। कैसे मौसम संबंधी कोई ऐप है आपके पास, ऐप बता सकते हो। आगे मैंने एग्जाम्पल वैसे दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको इसकी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कृषि व ई प्रौद्योगिकी संबंधी पहल कौन-सी है। तो इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी पहल आप ये बता सकते हो कि कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना जिसकी शुरुआत 2010-11 में हुई थी और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। उद्देश्य क्या है? किसानों तक समय पर सूचना और संचार की पहुँच और आईसीटी का प्रयोग। ये टॉपिक है तो ये आप सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, इसको आप याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे बताना। कृषि से संबंधित जब भी आईसीटी का कोई क्वेश्चन आए कि कृषि में आईसीटी का कितना बड़ा रोल है, कैसे कृषि में आईसीटी जो सेक्टर है या जो सूचना प्रणाली है कैसे मतलब बदलाव ला रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, तो ये आप बता सकते हो। तो इसका प्रयोग में आप बता सकते हो कि जैसे स्मार्ट कृषि की बात करें थे इसमें, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात की जा रही है। आपने आजकल देखा होगा कैसे मतलब किसान ड्रोन की बात की जा रही है या जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये सब आज आने वाले वक़्त में ऑनलाइन हो जाएँगे। या जैसी सरकारी योजना है जैसे हमारे खेत में जो फार्म पॉइंट बना हुआ है, इसका भी आईसीटी का प्रयोग कैसे होगा कि ये वास्तव में एक जो हितधारक है उसको मिला नहीं मिला, तो इसकी क्या हो जाएगी ऑनलाइन जियो टैगिंग हो जाएगी। तो ऑनलाइन जब जियो टैगिंग हो जाएगी तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर है, मोबाइल व इंटरनेट है, किसान विज्ञान केंद्र है, एकीकृत सेवा मंच है। ये इसमें आईसीटी के अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे ऐसे कृषि मोबाइल ऐप बन गए हैं। जैसे आजकल पशुओं को बेचना, तो जैसे आपको या पशु खरीदना हो या बेचना हो तो आजकल बहुत शानदार ऐसे ऑनलाइन ऐप आ गए हैं। या जैसे
आपको कृषि सेक्टर में आपको मशीन चाहिए, जैसे आपको ट्रैक्टर किराए पे चाहिए या और भी मशीनें आपको चाहिए, तो इनके लिए भी आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं। या आपको जैसे आपको कोई कृषि उत्पाद आपको बाहर मतलब भेजना है, तो इसके लिए भी उबर, ओला की तरह कल जैसे हम ऐप की बात कर रहे थे, ऐसे ऐप आ गए हैं। तो इसका कितना बड़ा रोल है, कितना ये सेक्टर बदल रहा है। तो इसके अलावा एक ऐप है किसान सुविधा ऐप, जिसमें मौसम, बाजार मूल्य, बीज आदि की जानकारी दी जाती है। एक पूसा कृषि ऐप है, जिसमें खेतों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो टेक्निक है, ये पहुँचाई जाती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि लैब टू खेत, मतलब वास्तव में जो लैब में, प्रयोगशाला में जो काम हो रहा है, उसको खेत में प्रैक्टिकल रूप से भी अप्लाई किया जा रहा है। ये पूसा कृषि ऐप के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा भुवन ओलावृष्टि ऐप है, ई-नेम है और एग्रीकल्चर मार्केट मोबाइल ऐप है, फसल बीमा मोबाइल ऐप है। तो ये एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि आजकल मोबाइल ऐप के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा इसमें काम हो रहा है। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर सुविधा दे रहा है 24/7। मतलब इसमें आप जो टोल फ्री नंबर है उस पे कॉल कर सकते हो और 22 क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी आपकी रीजनल लैंग्वेज में आप यहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करना। और ये कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। ऐसे प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले। ई चौपाल, ग्रामीण भारत में इंटरनेट आधारित स्मार्ट कृषि हेतु जो ई मित्र सुविधा होती है कि आप आसानी से, मतलब जो भी आपको सूचना चाहिए इंटरनेट के माध्यम से, आप ई चौपाल का सहारा ले सकते हो। या आपको एक तरह से कोई भी योजना में अप्लाई करना हो, तो भी आप आपके गाँव में ऐसा होता है, जैसे मैं अपने गाँव की बात करूँ, अपने आस-पास की बात करूँ, तो यहाँ पे प्रत्येक गाँव के अंदर ऐसा ई-मित्र मतलब स्थापित किया गया है कि आपको कोई भी कृषि सेवा के लिए अप्लाई करना हो, तो आपको मतलब ज़्यादा लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल तो मतलब आप अपने मोबाइल से भी मतलब सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हो। हर एक राज्य का या केंद्र सरकार का ऐसा ऐप होता है एग्रीकल्चर का, उस पर जो भी योजना होती है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। इसके अलावा सोशल मीडिया का आजकल फेसबुक है, यूट्यूब है, और यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे मतलब कृषि के चैनल हैं यहाँ पे। चाहे हम जैसे विदेश की कोई सेवा, जैसे जापान की कोई टेक्नोलॉजी है या इज़राइल की टेक्नोलॉजी है और यूएस में ऐसी कौन-सी एग्रीकल्चर हो रही है, तो उनकी भी अच्छी वीडियो हम देख के अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना फ़ायदा है सूचना और संचार क्रांति का कि आज किसान मतलब घर बैठे बिना कोई एक्स्ट्रा मतलब लागत के या बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए बहुत सारी सूचनाओं को ले सकता है। जैसे आजकल कृषि सेक्टर में ऐसा हो रहा है कि आधुनिक कृषि करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पॉली हाउस होगी और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, वर्टिकल्चर है, या आजकल मतलब ऐसे नई भी है, जैसे मोती पालन का आजकल काफ़ी चल रहा है। और नई-नई जो एग्रीकल्चर है, भारत के किसी भी कोने की एग्रीकल्चर है, उसको यूट्यूब के माध्यम से हम सीख कर अपने क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, नए-नए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये आसान मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से, ये आप बता सकते हो। सीडनेट क्या है? केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्रालय का एक सीड इंडिया इंडिया पोर्टल है, जिस पर बीजों की आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इंडिया और कृषि सेक्टर, यही क्वेश्चन आया था 2015 में। तो आपको डिजिटल इंडिया मिशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया मिशन कैसे है और डिजिटल इंडिया मिशन कृषि सेक्टर में कैसे बदलाव ला सकता है। कैसे बदलाव ला सकता है, ये क्वेश्चन जैसे अभी हम देख रहे थे कि यही क्वेश्चन है, उसका आंसर हम जानते हैं अब। कि क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल भारत कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में कौन से कदम उठाए हैं? ये हमें देखना है और इसका प्रैक्टिकल आंसर हम यहाँ जान सकते हैं। ठीक है? तो डिजिटल इंडिया मिशन, तो इसके आपको 3 कंपोनेंट पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें होना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। जैसे इसका लक्ष्य लिया गया था कि भारत में 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें, वहाँ तक ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करना है। और अभी हम ज़मीनी स्तर पर प्रैक्टिकल देखें तो ऐसा हुआ है, रियल में ऐसा हुआ है कि प्रत्येक जो गाँव है उस तक मतलब ब्रॉडबैंड की पहुँच बन रही है। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड या अन्य जो प्राइवेट ब्रॉडबैंड है, उनकी पहुँच यहाँ पे बढ़ रही है, ऐसा संभव हो पाया है। और इसके अलावा भी जैसे हमारे यहाँ इंटरनेट क्रांति काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उसकी वजह से भी गाँव तक इंटरनेट का विस्तार हो पाया है। तो ग्रामीण डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था कि डिजिटल इंडिया मिशन कैसे मतलब जो एग्रीकल्चर उसकी उत्पादकता या किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो आप ये देखो ना कि डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से यदि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो जो अर्बन और रूरल डिजिटल गैप की खाई है वो कम होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि गाँव में जैसे खेत में बैठा व्यक्ति, जैसे मैं खेत में बैठा हूँ अभी, मैं खेत में बैठा व्यक्ति आसानी से कैसे सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं या कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएँ उनका लाभ ले सकता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के जो ऐप हैं उनके माध्यम से। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये डिजिटल अवसंरचना की वजह से पॉसिबल होगा और इसकी वजह से हम हर एक सेक्टर में लाभ ले सकते हैं, कृषि उत्पादन में, मार्केटिंग में, कृषि के जो सहायक सेक्टर है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, उनका सबकी सूचना आसानी से मैं ले सकता हूँ। तो इससे हमारी जो आय है वो भी बढ़ेगी, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, कृषि का जो योगदान है वो बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, हमारा चालू गाठा जो है बढ़ता है वो कम हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उनको बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आप जानते हो ग्रामीण सेक्टर में महिलाएँ मतलब पशुपालन, दूध सेक्टर या अन्य जो आप ये कह सकते हो कि पशुपालन से जुड़े हुए अनेक सेक्टर भी हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया, बकरी पालन हो गया,
इनसे भी लाभ मिलेगा। तो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको लाभ मिलेगा, ऐसे करके आप बता सकते हो। इसके अलावा डिजिटल सेवाएँ, पहला कंपोनेंट क्या है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है, जिसमें ढाईला गाँव तक क्या करना है, ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है। तो इससे क्या होगा, कृषि सेक्टर को लाभ होगा, क्योंकि ग्रामीण जो कृषि है किस पर टिकी है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है, कृषि पर टिकी है। तो इससे लाभ होने वाला है। डिजिटल सेवाएँ, तो डिजिटल सेवाओं का मतलब है कैसे, मतलब सरकार अपनी योजनाएँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आजकल ई-गवर्नेंस हो रहा है कि सरकार जो भी सूचना है, योजनाएँ हैं, डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचा रही है। तो इससे क्या होगा, डिजिटल सेवाएँ प्राप्त होगी। तो कृषि सेक्टर में भी इसमें लाभ होगा। एग्ज़ाम्पल हम ऊपर देके आए हैं, कितने एग्ज़ाम्पल आप वो बता सकते हो। डिजिटल साक्षरता, वही बात है कि किसानों तक कैसे सूचना पहुँचाई जाएगी, कैसे किसानों को जागरूक किया जाएगा, सब चीज़ों को लेके, वो आप बता सकते हो। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि इसमें, लेकिन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया मिशन क्या है, इसके 3 कंपोनेंट क्या है, ये पता होते तो इनको आप, जैसे ये क्वेश्चन कृषि को छोड़ के आपको ई-गवर्नेंस में आ जाए, ठीक है, ई-गवर्नेंस में आ जाए, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। या मतलब सुशासन के लिए सुशासन में आ जाए, से जीएस2 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिजिटल इंडिया मिशन कैसे सुशासन को बढ़ावा देगा, तो वहाँ पे आपके पास अलग एग्जाम्पल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप आराम से इनको बता सकते हो। इसके अलावा कृषि से जुड़े हुए कुछ डेटा भी आपके पास होने चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन में पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ आर्टिकल थे कि जैसे विश्व की जनसंख्या 2050 तक 9 बिलियन हो जाएगी और खाद्य उत्पादन बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें इसकी एक तरह से आपूर्ति करने के लिए 70% से अधिक वृद्धि करनी होगी कृषि सेक्टर में। और कृषि सेक्टर में कितनी डिमांड की आएगी, कितना जनरेशन होगा इसमें डिमांड का। तो हमारा देश कृषि सेक्टर में आगे है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हम उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका कंजप्शन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो निर्यात के लिए बहुत कम बचता है। अभी जैसे चावल में हम निर्यात में मामले में टॉप पर हैं, तो इसी प्रकार यदि हम कृषि सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो कहीं न कहीं कृषि सेक्टर निर्यात में काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। तो बाहर से अच्छा पैसा आएगा, हमारी जीडीपी को कितना लाभ मिलेगा, तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अच्छे आजकल सुविधाएँ हैं, या काफ़ी सरकार भी प्रयास कर रही है, आम व्यक्ति भी प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप बता सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको पसंद आएगा। एक छोटा-सा टॉपिक था। बहुत-बहुत धन्यवाद।